कोर्ट जाना चाहता है तो आप क्यों रोकते हो? देश में हर कानून के अंतर्गत, चाहे इनकम टैक्स का हो या कोई भी हो, आप एक के बाद दूसरे कोर्ट जा सकते हो, लेकिन वक्फ में ये कानूनी रोक क्यों लगा कर रखी थी? ये बिल जो कहा गया किसी धर्म के खिलाफ, ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह बिल भ्रष्टाचार, धोखा और धार्मिक सामंतवाद के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ रहेंगे। ये बात स्पष्ट है कि ये आस्था का विषय नहीं है। As long as Prime Minister Modi is the PM, the shops of appeasement will remain shut. This bill is not about Hindu versus Muslim. This is law versus lawlessness, constitution versus corruption, भारत versus internal partition. और ये पार्टीशन एक बार हो गया, अब आपके कारनामों के कारण बार बार नहीं होने देंगे। सर, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या परिस्थितियां वो थोड़ा बताना चाहता हूं। टर्की में 1923 के बाद 1924 में मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ इसको एबॉलिश कर दिया गया और वहां पे जनरल डायरेक्टरेट ऑफ फाउंडेशन बना जो रेस्टोरेशन, मेंटेनेंस और यूटिलाइजेशन वक्फ प्रॉपर्टीज का करता है और ये इसके बाद इसको लोगों की भलाई के काम के लिए पैसा लगाता है। कुवैत में भी मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ एंड इस्लामिक अफेयर्स है। ये एसेट, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, इन सबका देखरेख करता है और मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका फायदा उठाते डिजिटलाइजेशन किया है। लेबनान में मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स और इस्लामिक अफेयर्स है जो इसकी मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन को सारे को देखती है और चैरिटेबल और कम्युनिटी के काम को देखती है। सीरिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ है जहां पर एप्रोप्रिएट यूज हो, रेवेन्यू हो, चैरिटेबल पर्पस हो, उसके लिए काम किया जाता है। इराक में भी सुन्नी एंडाउमेंट और शिया एंडाउमेंट ऑफिस है और यह भी सीधा सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क के माध्यम से काम करता है। सऊदी अरेबिया में जनरल अथॉरिटी ऑफ वक्फ है जो इंडिपेंडेंट पब्लिक बॉडी है। सिंगापुर में MUIS है जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत है। ये वक्फ मैनेजमेंट के डिजिटल सिस्टम के माध्यम से काम करता है। इंडोनेशिया में भी इंडोनेशियन वक्फ बोर्ड है जो एंश्योर करता है अच्छे काम करने के लिए, उनके भलाई के लिए। तुनिसिया में भी, इजिप्ट में भी, रशिया में भी, फ्रांस में इसी तर्ज पे काम किया गया है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया। यहां पे इसके खिलाफ ही काम करते रहे। चंद लोगों के हाथ में, राहुल गांधी जी कहते हैं कि चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति है। राहुल गांधी जी सदन में नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, मात्र 200 लोगों के हाथ में अपने वक्फ बोर्ड दे रखे हैं और देश की लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति उनको दे रखी है। क्या उनसे छुटकारा दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? क्या आम मुस्लिम को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या विधवाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप महिला विरोधी क्यों हैं? मुस्लिम विरोधी क्यों हैं? आप बदलाव विरोधी क्यों हैं? ये सवालों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। सर, एक कहावत है जो यहां पर बाहर कहा जाता है कि पता है यहां से बहुत दूर, पता है यहां से बहुत दूर और गलत और सही के पार एक मैदान है। पता है यहां से बहुत दूर, गलत और सही के उस पार एक मैदान है। मैं वहां मिलूंगा तुझे और अगर वक्फ का बस चला तो वक्फ की संपत्ति बन जाएगा। यानी कि जिस पे भी नजर रखोगे वक्फ की संपत्ति बन जाएगा और उसमें से आपको इंसाफ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी हालत कर दी है। सर, अगर आप देखेंगे वक्फ की सच्चाई क्या है, भारत में ऐसा कौन सा कानून है जिसने आपका घर, आपका मंदिर, यहां के आपके पूरे गांव छीन लिए? भारत में कौन सा ऐसा कानून है जिसने आपका घर, आपके मंदिर, आपके पूरे गांव छीन लिए? ये ऐसा कौन सा कानून है जिसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते? ये कौन सा ऐसा कानून है जो संविधान से भी ऊपर है? इसका नाम वक्फ है जो कांग्रेस के समय बना है। सर, इसने गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, घर हो, गांव हो, सब पे कब्जा करने का काम किया है। एक तुगलकी भी फरमान है सेक्शन 40, इसमें दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन देखभाल करने वाला मुसलमान ही होना चाहिए। ये मंदिर में तो ऐसा नहीं है। सरकारें मंदिर का, ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं, कहां खर्च करते हैं? कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है, जहां पर क्या
सर यही नहीं, सर मैं नाम हटा दीजिए। सर मैं इसको मेंबर ऑफ माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूँ सब कुछ। मैं बोल दिया सर ऐसा गिवन द डिसीजन निर्णय दे दिया बस। प्लीज प्लीज सर नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूँ सर। बड़ी मुश्किल से परिवार के बाहर एक्सपांस सर इसमें सर मैं टेबल कर देता हूँ सर, मैं टेबल कर देता हूँ सर। ये मैं टेबल कर देता हूँ सर। सर आपकी अनुमति हो तो मैं ऑथेंटिकेट करके टेबल कर देता हूँ सर। रेणु जी नाम वापस ले लिया, एक मिनट वापस ले लिया। ठीक है, एक मिनट आप सब बैठिए, आप सभी लोग बैठिए, आप सब लोग बैठिए। माननीय वेणुगोपाल जी प्लीज प्लीज प्लीज। सर वी आर कौन सा रूल में बोल रहा है? टू सर, 352. while a member is speaking to him of the नाम डिलीट कर दिया, बताइए। सर हमने कैसे नहीं नो एक मिनट आप लोग मत बोलिए। माननीय वेणुगोपाल जी, हमने नाम एक्सपांस भी डिलीट भी कर दिया और उन्होंने भी वापस ले लिया। उसके बाद और क्या है? उसके बाद क्या है? माइक दीजिए, माइक नाम बुलाइए ना। एक मिनट वेणुगोपाल जी बोलिए, आप वेणुगोपाल जी बोलिए। प्लीज बी सिट, ऑल मेंबर्स प्लीज सिट। Sir, while he is speaking, he is totally misled the House. Not only misleading the House, he took the name of Honorable Leader of Opposition of Rajya Sabha here in a very bad way. We are really proud, sir, we are really proud of that. We are having a Congress president who came from the grassroots level of this country. Okay. With so much power. He didn't like Mallikarjuna Kharge ji because he is leading by his casteism. ओके, थैंक यू प्लीज कंटिन्यू सर आज प्लीज माननीय सभापति जी, आखिरकार कांग्रेस ने अपनी जातिवादी सोच को सामने ले ही आए। ये कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। मैंने किसी जात का नाम नहीं लिया था, लेकिन आप जाति को लेकर आए हो। और यही नहीं सर, ये रिपोर्ट देखिए, ये विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग पारदर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाब देना नहीं चाहते। सर मैं इसको ऑथेंटिकेट करके रिपोर्ट को रखना चाहता हूं सर। यही नहीं, ये तुगलकी फरमान जो थे मैं कर देता हूं सर। अगर किसी की संपत्ति जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया हो सर, इसको साबित करने से उनको वक्फ साबित नहीं करना सर। ये जिसकी प्रॉपर्टी है बेचारा, उसको धक्के खाने पड़ते एक से जगह दूसरी जगह के लिए। सर ये आम व्यक्ति के लिए एक अभिशाप है। अगर सरकारी जमीन छीनी जा सकती है, गांव के गांव छीने जा सकते हैं, तो आप कल्पना कीजिए आम इंसान की प्रॉपर्टी को कैसे किया जाएगा। सर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। सर वक्फ का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि 9 लाख एकड़ जमीन जो लाखों करोड़ की है। सच्चर कमेटी कब बनी? आपकी सरकार के समय बनी। 2006 में उसकी रिपोर्ट आई। आप क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? क्यों बैठे रहे? उन्होंने कहा था कि साल का 12,000 करोड़ रुपए की आमदन हो सकती है। पिछले 20 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की आमदन हो गई होती। आमदन होती तो मुस्लिम महिलाओं का, बच्चों का और मुस्लिम समुदाय का भला हुआ होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भला कभी चाह ही नहीं मुस्लिम समुदाय का, केवल वोट की राजनीति करके रखा। सर ये कितनी है? मॉरिशस जैसे 2 देश, उसके बराबर वक्फ बोर्ड की जमीन है। सिंगापुर जैसे 5 मिनट और मैं खत्म कर रहा हूं सर। मालदीव जैसे 12 देश, उसके बराबर वक्फ बोर्ड की जमीन है। सर लालू प्रसाद यादव जी जो सदन के सदस्य नहीं लेकिन आपकी सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था पटना की डाक बंगले की जमीन भी वक्फ बोर्ड खा गया। सरकारी गैर सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड खा गया। ये किसी और ने नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था। आप उस पर क्या कहना चाहते हो? ऑन रिकॉर्ड के पे कहा है। गरीब मुसलमान भी सर इस कानून का शिकार रहे। सर राजस्थान में रामगंज में वक्फ बोर्ड द्वारा मुसलमानों की जमीनें खाली करा दी।
मुस्लिम महिला मर गई। उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों की सरकार में सर ये लाल टोपी के काले कारनामे उत्तर प्रदेश में देखे हैं। इनके उस समय के मंत्री ने सैकड़ों एकड़ जमीन खा गए वहां पे बैठ के आप लोग। सर यही नहीं काले कारनामे इनके और भी हैं सर। मैं सर ये सारा आपकी इजाजत से सर ये मुस्लिम विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, पसमंदा विरोधी भी है, अहमदिया विरोधी भी है, और विरोधी भी है। सर यही नहीं, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। सर यही नहीं, आपका बारी आएगा, आप बोलिएगा। गरीबों के उत्थान के लिए तब भी कुछ नहीं कर पाए सर। आप बैठिए सर। ठीक रिकॉर्ड रखने का इन्होंने कुछ नहीं किया सर। हम क्या कहते हैं, शिया हो, अहमदिया हो, महिला हो, पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समुदाय के लोग हो, उनको इसका सदस्य बनाइए। आप क्यों उसको इसका सदस्य नहीं बनाना चाहते? आप मुस्लिम समुदाय में भी जातिवाद करते हो, उनके भी पिछड़े मुसलमानों को नहीं रखना चाहते। सर यही नहीं, सर वक्फ इज अ स्टेट विद इन स्टेट। ये मुसलमानों का हक मारने का काम किया गया सर। यही नहीं सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीरो अकाउंटेबिलिटी है वक्फ बोर्ड की, जीरो अकाउंटेबिलिटी। कैसा क्यों है सर? सर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, कह सकता हूं, वेणु जी के नहीं कह सकता, कह देता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, आप सोच लेना किसने कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, मुस्लिम मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन आवर रिसोर्सेस। एक सदा हिंदू विरोधी रहे हैं, ये केवल मुसलमानों के पक्ष में किया, लेकिन आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर मुसलमानों को पक्के मकान, पीने का पानी, अच्छी शिक्षा, भोजन, ये सब किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। धन्यवाद। यही नहीं सर 3 मिनट में और सर खत्म कर रहा हूँ। 1 मिनट में खत्म कीजिए। सर 1 मिनट में हो नहीं पाएगा सर। सर ये देखिए सर, मैं रिपोर्ट लाया हूं सर, कहां से कहां तक इन्होंने राज्य दर राज्य कैसे हिंदुस्तान की जमीनों पे कब्जा किया है। सर ये देखिए सर, आंकड़े आपको दिखाते हैं, एक राज्य नहीं सर, केरल में ये कहते तो हैं कि ये वायनाड के बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन वहां पे भी वक्फ का कहर जारी है सर। पापी वोट बैंक का सवाल है, आप वायनाड में भी चुप रहते हो, कुछ करते नहीं हो। और वायनाड का रहनुमा कहने वाली आज गायब है, और वहां पर भी उनकी संपत्तियों पर हो रहा है सर। इसलिए चर्च ने भी कहा सर, केरल में तो रोज ऐसे हो रहा है सर, बेलगाम हो चुका वक्फ बोर्ड, किसानों, मजदूरों, हिंदुओं की जमीनों को इविक्शन नोटिस दे रहा है सर। एर्नाकुलम में सर 404 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया है, 604 पिछड़े ईसाई और हिंदू परिवारों के घर छीन लिए। त्रावणकोर में सर राज परिवार की जमीन खा गए। केरल में कांग्रेस और वामदल ने मिलकर बिल पास कर दिया। कर्नाटक में 15,000 एकड़ की कहानी मैं आपको बता चुका हूं। तिरुचिरापल्ली में सर इन्होंने एक गांव में 1500 साल पुराने प्राचीन मंदिर के साथ लगती जमीन सर, इस पे कब्जा करने की बात कही सर। सूरत के नगर निगम में सर मुगलों की संपत्ति बताने का काम किया सर। नगर निगम को भी सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? सर यही नहीं, कल क्या आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर आकर मैंने अभी बार सुना था कि आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाले हैं, तो दे दोगे क्या? और यही नहीं सर, एएसआई संरक्षित स्मारकों पर भी सर यही नहीं सर, कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। मणिकाम ठाकुर जी, यही नहीं सर, हम्पी सर्कल में 6 ऐसा ही संरक्षित कर लिया सर। यही नहीं सर, एएसआई के 120 प्राचीन स्थानों पर भी इन्होंने ऐसा किया है सर। ये किसान कल्याण की तो राहुल जी बात करते हैं, लेकिन कर्नाटक में इनकी सरकार में 15,000 एकड़ जमीन किसानों की छीनने का काम आपकी सरकार ने आपके वक्त में किया है सर। यह किसान विरोधी है, ये महिला विरोधी है, और मैं इन सबसे कहना चाहता हूं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कहते हैं कि पुराने कानून के तहत न्याय मिल जाएगा सर, न्याय नहीं मिलता सर। 1 मिनट सर, आप देखिए वक्फ की आय जो 12,000 करोड़ रुपया साल होनी चाहिए थी, आज 1 करोड़ 30 लाख रुपया रह गई है। कौन खा रहा है पैसा वक्फ बोर्ड का? कांग्रेस के नेताओं के नाम आते हैं सर। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में 1100 करोड़ रुपए का
तमिलनाडु में 2000 करोड़ रुपए का, महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए, इन सब की सरकारों में कहे गए। मैं सारे सबूत लाया हूं, सारी रिपोर्ट्स लाया हूं। आपका अनुरोध करता हूं सर कि सारे के सारे ऑथेंटिकेट करके मुझे रखने का मौका दिया जाए। ये विपक्षी दल क्योंकि ये भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं, हम वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। बस ये तेरे आखिरी लाइन है सर। ये नेशनल हेराल्ड में छपा है कि महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, महाराष्ट्र में छपा नेशनल हेराल्ड में, और नेशनल हेराल्ड के घोटाले के रूप में कांग्रेस के एक नेता बेल पर है जो अपनी सेवाएं यहां पर दे रहे हैं। उसी नेशनल हेराल्ड में लिखा गया है ये कांग्रेस पंचतंत्र का वो बंदर है जहां रोटी के बंटवारे के नाम पर ये सारी रोटियां खा जाते हैं सर। सर ये मंदिरों की जमीन संपत्ति के नाम, ये विशेष कानून इसके लिए क्यों नहीं है सर? ये वक्फ के लिए क्यों है सर? इनका विचार साफ नजर आता है सर। ये मंदिरों का सोना पिघलाकर ये तब तो ले जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर जमीन पर कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड बना देते हैं। सर हमारी सरकार वक्फ को पारदर्शी और जवाबदेह करना चाहती है। हमारे सेक्शन पास काफी वक्ताओं का लिस्ट है, सबको बोलने का मौका देना है। लास्ट 30 सेकंड में लास्ट 30 सेकंड सर। सर आपने कहा था कि कोई बीच में टोका टोकी नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने तो एक ऐसा जमींदार खड़ा कर दिया है जो एक नहीं अनेक ऐसी हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां खा गए। और कर्नाटक के कुछ नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के नाम है सर, ले सकता हूं, जिनका रिपोर्ट में नाम आया सर, विधानसभा में रिपोर्ट आई है सर। सिटिंग विधायक है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करने वाले, पैसा खाने वाले हैं। और यहां तक कि एक 5 स्टार होटल का भी सुलह कराने के लिए इन्होंने कही। सर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये बिल मुस्लिमों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। हर वर्ष हजारों करोड़ कमाने का प्रावधान करके दिखाएगा। अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं, अच्छे मकान, अच्छा इलाज और अच्छा भविष्य देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार में वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल उम्मीद के माध्यम से एक नई उम्मीद बांध कर दिखाएगा, नई उम्मीद बांध कर दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरुण भारती जी। अरुण भारती जी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पक्ष रखने देने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, जब यह विधेयक अगस्त 2024 में आया था तो उस वक्त सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने ही मंत्रिमंडल में रहते हुए ये कहा था कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए इस बिल को किसी समिति को भेजा जाए ताकि इस पे सभी प्रभावित पक्षों के राय को, विचार को जाना जाए। इस विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और न्याय संगत व्यवस्था को स्थापित करना है। और आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय कि वक्फ करने की जो 3 कंडीशंस हैं उसमें रिलीजियस और पायस, परमानेंट डेडिकेशन और लेजिटिमेट ओनरशिप होना जरूरी है। लेकिन जब वक्फ पे विपक्ष की तरफ से विरोध किया जाता है तो सिर्फ धार्मिक पक्ष को लेकर के ही विरोध किया जाता है। धार्मिक पक्ष के अलावा भी वक्फ प्रबंधन का एक आर्थिक पक्ष है, एक सामाजिक पक्ष है, एक विधिक लॉ का पक्ष है और एक प्रशासनिक पक्ष है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस विधेयक के विरोध में हमेशा विपक्ष धार्मिक पक्ष को ही उठा करके, डरा करके, लोगों को बता करके कि आपका दरगाह चला जाएगा, आपके मस्जिद चले जाएंगे, इसी को उठाता है ताकि उनका वोट बैंक हमेशा उनके पास बना रहे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट स्वयं यह कहती है कि मुस्लिम समुदाय सामाजिक और आर्थिक स्तर पर चुनौतियों से जूझ रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है अध्यक्ष महोदय कि विपक्ष इन वास्तविक मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे उनके राजनीतिक षड्यंत्र और उनके प्रायोजित नैरेटिव पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। नहीं तो अध्यक्ष महोदय मुझे बताया जाए कि क्या बात है कि सिंगापुर जैसे छोटे राष्ट्र जहां महज 200 वक्फ की संपत्तियां हैं
वहां पर संपत्ति से आय एक साल में 42 करोड़ से ज्यादा होती है। लेकिन यहां सच्चर कमेटी के हिसाब से जहां 5 लाख की वक्फ की संपत्तियां हैं, जहां 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, 1 करोड़ 20 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद आय सिर्फ 163 करोड़ होती है। आखिर कहीं तो कुछ न कुछ कमी है। इस सदन का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विश्व के कई देश ने समय रहते वक्फ के व्यवस्था में आवश्यक प्रशासनिक सुधार किए हैं। और इसे समझने के लिए अगर हम 19वीं और 20वीं सदी में कुछ देशों के उदाहरण को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तुर्की में 1925 में लगभग 3/4 जमीन, खेती की जमीन वक्फ के नाम थी। अल्जीरिया में लगभग आधी से अधिक खेती योग्य भूमि वक्फ के नाम थी। टूनिशिया में भी लगभग 1/3 और मिस्र में 1/8 भाग वक्फ के नाम था। इन्हीं शासन व्यवस्थाओं ने जब इस बात की गहन मूल्यांकन की इसके बारे में छानबीन की तो उनको पता चला कि ये अचल संपत्तियां ऐसी प्रकृति की बन चुकी हैं जहां से किसी भी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक उत्पादक भागीदारी उनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये संपत्तियां उस देश के आर्थिक विकास में अवरोधक रही हैं और उन वंचित वर्गों को भी लाभ नहीं दे रही हैं जिनके लिए इनका संगठन किया गया था। इसीलिए इसका समाधान निकालने के लिए तुर्की ने 1925 में सामाजिक, प्रशासनिक और संवैधानिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वक्फ मंत्रालय का पुनर्गठन किया था। मिस्र में भी समय की आवश्यकता अनुसार वक्फ की संपत्तियों को राज्य प्रशासन के अंतर्गत लाया गया था। इन निर्णयों को संबंधित देशों ने उस समय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक और उपयुक्त माना था। अध्यक्ष महोदय, यही सवाल आज हमें भी जानना है, हमें पूछना है, क्या भारत जैसे उदयमान होते हुए राष्ट्र को ऐसी समस्याओं के बारे में नीतिगत रूप से चर्चा नहीं करनी चाहिए और चर्चा करके उन समस्याओं के बारे में कैसे हम इसे आगे लेकर चले, इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन मुस्लिम देशों की तरह हमें कोई कठोर या क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए, लेकिन ईमानदार प्रयास हमारी तरफ से बहुत जरूरी है ताकि मुस्लिम समाज में जिसको हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान जी आगे लेकर के चलना चाहते हैं, मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, चाहे वो दलित मुसलमान हो, चाहे अंसारी मुसलमान हो, राई मुसलमान हो, जुलाहा या पसमानदा मुसलमान हो, उनके जो मुख्य धारा में पीछे छूट जाते हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ अल्लाह की रहमत ही नहीं, सरकार के योगदान के मदद की भी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के शासनकाल में भी अलग अलग समय पर वक्फ के बिल लाए गए, लेकिन यथार्थ यह है कि उनके शासनकाल में जिस तरह से पारदर्शिता, जवाबदेही में लगातार कमी हुई है, इसके चलते अनेक भ्रष्टाचार के उदाहरण पहले भी माननीय सदस्यों ने बताए हैं, इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन जब ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती है तो प्रशासनिक सुधारों को व्यवहारिक तरीके से लागू करने का प्रयास करती है, लेकिन जब विपक्ष में होती है तो वही पार्टी संवेदनशील मुद्दों को, जन भावना को उभारने का और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस बिल पर बोलते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उस संवैधानिक सोच की भी याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और सम्मानित राष्ट्र के रूप में परिकल्पना किया था और यह कहा था कि राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता है, मगर धर्म की आड़ में कोई भी संस्था कानून के ऊपर नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं अति सम्मान पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि वक्फ के मुद्दे पर जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के विरोध में फतवा लाया गया, अभी आपने भी सुना होगा समाचार पत्र के माध्यम से, तो उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि आप लोगों को उस पुत्र से शिकायत है जिसके पिता ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बनाने के लिए अपनी पार्टी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था, लेकिन आज जब वक्फ का बिल आया है, आपके समाज के लिए बिल आया है, तब आप उनके साथ खड़े हैं जिन्होंने उस वक्त मुस्लिम मुख्यमंत्री का विरोध किया था।
अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को यह कहकर के समाप्त करना चाहूंगा। और जैसे पहले भी कहा गया था कि बिहार में इस वक्त पिता पुत्र में गजब विडंबना बनी हुई है। पिता ने इसी लोकसभा के सदन में कहा था 2010 में कि हमें भी पता है कि पटना में कितनी सारी संपत्तियां वक्फ के पास हैं, लेकिन पुत्र कह रहा है कि हम वक्फ का बिल आने नहीं देंगे, इसको बिहार में हम लागू नहीं होने देंगे और मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूंगा कि यह बिल किसी धर्म और धार्मिक समुदाय के विरुद्ध नहीं है। उसमें संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है, समाज सेवा के लिए है, परोपकार के लिए है, जन कल्याण के लिए है। और मैं इस सम्मानीय सदन में विनम्रतापूर्वक इस विधायक के समर्थन में अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से समर्थन करके इस सदन में व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रहित, समाज हित और धर्म की वास्तविक गरिमा की रक्षा के लिए अपनी भागीदारी अपनी पार्टी की तरफ से सुरक्षित करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मोहिबुल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे सदर मोहतरम, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस मसले पर गुफ्तगू का मौका दिया और मुझे ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी का भी हिस्सा बनाया। सदर मोहतरम, जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था तो हमारे कायदीन के सामने दो रास्ते थे। वो रास्ते क्या थे और किसने पेश किए थे, ये अब गैर अहम है। असल बात यह है कि हमारे रहनुमाओं की दूरंदेशी और अक्लमंदी की बदौलत मुल्क में हर मजहब को परवान चढ़ने, फलने फूलने और अपने इदारे चलाने की आजादी दी गई, जो कि हमारे आइन की आर्टिकल 25 और 26 में मौजूद है। ये हक महज एक आईनी हक नहीं बल्कि बुनियादी हुकूक का हिस्सा है। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। सदर मोहतरम, इस बिल में सबसे पहली तरमीमी वक्फ एक्ट के नाम तब्दील करने की है। मैं कहता हूं नाम बदलना तो एक मामूली बात है, क्योंकि असल में जो तब्दीलियां की जा रही हैं उनका वक्फ के बुनियादी उसूलों और फिक़ही कवाइद से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इस तरमीमी कानून का मकसद वक्फ के इदारे को कमजोर करना और उसे बेअसर करना है। तारीखी तौर पर वक्फ के जितने भी कवानीन बने हैं वो इस उसूल पर कायम थे कि मजहब में दिए गए वक्फ के उसूलों और शराइत को खत्म ना किया जाए। सन 1913 का मुस्लिम वक्फ एक्ट, जिसका माननीय मंत्री जी हवाले दे रहे थे, इसी नियत से लाया गया था कि वक्फ के उसूलों को कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाए, ना कि उन्हें तब्दील किया जाए। सन 1923 में, सन 1954 में, सन 1995 और 2013 के तमाम तरामीम वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ की नियत से लाए गए थे और इसको कुव्वत देने के लिए लाए गए थे, ना कि उसको कमजोर करने के लिए लाए गए थे। वजीर मोहतरम को यह एतराज था कि हमारी लाई हुई तजवीज पर मुस्लिम कम्युनिटी शक कर रही है। बेशक वो कह रहे हैं, शक कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने वक्फ के उसूलों को और फिक़ही कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा। सदर मोहतरम, आप खुद जेपीसी में थे, मैंने सवाल किया था कि इस वक्त को ड्राफ्ट करने में कितने मुस्लिम स्कॉलर थे, तो वाहिद 12 लोगों की कमेटी में एक आदमी था, वो भी ज्वाइंट। सदर मोहतरम, मैं अब चंद चीजों की निशानदेही करना चाहता हूं जो वक्फ की असल हैसियत और बुनियाद को खत्म करने के दर पे। पहली तरमीम, वक्फ को अब सिर्फ मुसलमानों तक महदूद किया गया है। मैं दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं सदर मोहतरम, एक जाती वाक़या बयान करता हूं, पार्लियामेंट की मस्जिद के सामने रहकर सारे देशवासियों के लिए दुआ करता हूं। मैं अब दुआ कैसे करूंगा जब ये महदूद कर दिया जाएगा। मैं एक वाक़या आपको बयान कर रहा हूं। अभी राजस्थान में गया, तिजारा के पास एक गांव हसनपुर है, उस शादी में गया, अजान की आवाज आई, मैंने कहा यहाँ मस्जिद कहाँ है भाई? जब मस्जिद देखी वो बड़ी सुंदर मस्जिद थी। मैंने पूछा ये मस्जिद कैसी है? उन्होंने बताया
कि यहाँ 400 साल पहले कोई दुर्वेश थे, इस पेड़, वो पेड़ भी अभी बाकी है, वो यहाँ बैठते थे और यहाँ से हमारे हिंदू महाराजा जी गुजर रहे थे, उनको बीमारी थी, वो ठीक नहीं हो रहे थे, किसी ने कहा कि उनसे दुआ करा लीजिए, उन्होंने दुआ की, वो ठीक हो गए। बाद में जब गए तो महाराज ने कहा कि अपने लिए दुआ करा के रहे, तुम्हारा वारिस कोई नहीं है, वो फिर दोबारा गए और अल्लाह ने उनको, उनकी दुआ को, हमारे देश सूफी ऋषि मुनियों का देश है, ये वलियों का देश है, ये तमाम धर्मों की जो रूहानी शख्सियात है उनका देश है। आप दुआ करने से रोक रहे हैं सर, गैर मुस्लिम को वक्फ करने से रोक रहे हैं आप सर। गुज़िश्ता सर, एक इसके अलावा मुसलमानों को भी अपने ईमान का सबूत देना होगा। सर मैं इमाम हूं, इमाम हरम मक्के का हरम भी किसी शख्स को यह सर्टिफिकेट के लिए मजबूर नहीं दे सकता कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। जब कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा ही नहीं तो वक्त कैसे होगा सर, वक्त तो खत्म हो जाएगा सर। वक्फ बाय यूजर, जिसके मुताबिक अगर वक्फ की दस्तावेज ना हो, डॉक्यूमेंट्स ना हो, वक्फ करने वाले की शनाख्त ना हो, तो लंबे अरसे से जारी इस्तेमाल को वक्फ माना जाता है। यह उसूल हमने नहीं बनाया, प्रीवी काउंसिल के फैसलों से बाज़ाब्ता तौर पर यह उसूल माना गया। सर 100 साल पुरानी मस्जिद तो बाकी रहेगी, लेकिन 600-700 साल पुरानी अगर मस्जिद का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप कहेंगे ये वक्फ बाय यूजर नहीं है। अरे सर कितना हम लोग यकीन करें। तीसरी तरमीम, बोर्ड के इंतखाबात को खत्म करके उसे मुकम्मल सरकारी इदारा बनाया जा रहा है। दिल्ली की मिसाल है उसकी, दिल्ली वक्फ बोर्ड को तहलील करके उसका इंतजाम एक एडमिनिस्ट्रेटर अफसर के हवाले किया गया, जो एक तरफ रिलीजियस कमेटी का चेयरमैन था, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने बहादुर शाह जफर ने जिस मस्जिद के लिए रिपेयर के लिए बोला था, मेरे पास डॉक्यूमेंट है उस मस्जिद के, वो रातों रात मस्जिद अखुंजी महरौली में शहीद कर दी गई। सर इससे ऐसा मैसेज आएगा, हम लोग, मैं तो इससे मैसेज क्या, बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं सर, लेकिन हकीकत यह है कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम सोच के हम ये सह गए, हम वफा करके भी तना रह गए। हमारा नाम क्यों नहीं लिया जाता आजादी के? कितनी कुर्बानियां दी हैं सर, मैं और क्या कहूं। कुछ लोग तो इतने माहिर हैं, दामन पे कोई दाग न, दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई धब्बा, तुम नष्ट करो हो या करामात करो। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। हमें उनसे वक्फ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो नहीं जानते वक्फ क्या है। धन्यवाद। उनसे कैसे उम्मीद है वफा की। सर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, आप खत्म कीजिए, 30 सेकंड में खत्म कीजिए, 30 सेकंड। सर मेरे प्यारे वतन में एक कल्चर को परवान चढ़ाया जा रहा है जो कल्चर मेरे मुल्क का नहीं है। मैं अपने दिल की आवाज से कहता हूं, हजारों साल तहजीब का जो कल्चर हमारा जो देश का रहा है, यहाँ मैं अपने इस्लाम धर्म और ईसाई और जूस धर्म के हिसाब से भी कह सकता हूं कि मैं स्कॉलर हूं और आप सबका सम्मान करते हुए कह रहा हूं, सबसे पहला इंसान और सबसे पहले इंसान के साथ जो हम सब की माँ, जिसे हम जिस नाम से भी कहे, भारत माँ कहे हमारे उसमें, या ग्रैंड मदर कहे, वो हिंदुस्तान आए थे। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही करेगी। मिथुन रेड्डी जी, you please start. You please start. Thank you, sir. Sir, in spite of the work bill having been referred to the JPC, the minority community have raised various concerns, sir. Lot of Muslim organizations like All India Muslim Personal Law Board, Jamaatul Ulama, and Jamaatul Islam Hind, and various other Muslim organizations have raised their objections. And even our party has raised objections in the JPC, sir. All our objections were in line with what OICG has also raised. So most of them were not considered. And in a country where we have almost 14.6% Muslims and 20 crore, it translates to 20 crore people, I think their concerns should be taken very seriously. Sir, we have concerns regarding this bill, and I would like to give out the reasons why we are going to oppose this bill, sir. So this bill is unconstitutional as it violates Article 14, 25, 26, read with Article 13 of the Constitution. Article 13 of the Constitution says that laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights shall be void. Sir, even Article 14 says equality before law and equal protection of the law.
Sir, even Article 25 guarantees all citizens the right to freely profess, practice, and propagate their religion, sir. And Article 26 says that subject to public order, morality, and health, every religion, denomination, or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, and to manage its own affairs in the matters of religion. Sir, this also violates Article 26, and there have been unnecessary changes like changing the name and inclusion of non-Muslim members under Section 9 and 14 of the bill, which is unnecessary, and also the bill weakens the Waqf Board financially, sir. Amendment to Section 72(1) reduces the annual contribution payable to the board from 7 to 5%. This provision has the potential to bankrupt a board, sir. And there are various other concerns also. So we oppose this bill, sir, and I would like to mention that Telugu Desam Party took our name. So I would like to say that what they have spoken today and what they have done today, not one minority in our state will approve of that, sir. And Y.S. Jagannath Reddy has given a word that he will stand by the Muslim community for the Waqf Board bill, and we have stood our ground. And I would like the people of Andhra Pradesh to note that Chandrababu has ditched the minority community, sir. Thank you very much. Thank you. Honourable Member Shri Sudhakar Singh ji. Sudhakar Singh ji. मैं आज इस सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का पुरजोर विरोध करने के लिए खड़ा हूं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को धन्यवाद जो इस बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिए। यह विधेयक केवल एक कानून का मसौदा नहीं है, बल्कि हमारे संविधान की मूल भावना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, धर्मनिरपेक्षताओं के आदर्शों और भारत की बहुलतावादी संस्कृति पर एक खुला आक्रमण है। वक्फ की संस्था न सिर्फ कानूनी प्रावधानों में दर्ज शब्दों की लड़ी है, बल्कि यह इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले समुदाय की गहराइयों से जुड़ी मान्यताओं, परंपराओं और सामाजिक जिम्मेदारियों का प्रतिबिंब भी है। वक्फ बोर्ड जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक संवैधानिक और वैधानिक निकाय है, सरकारी विभाग की तरह काम करता है। वक्फ परिषद राज्य के दायरे में है और इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाती है। यह न तो कोई निजी निकाय है, न ही इसकी भूमि निजी प्रकृति की है। यह अनुच्छेद 12 द्वारा शासित है। इस समिति में कलेक्टर की नियुक्ति करके इसकी कमजोर किया जा रहा है। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी मामला बनता है और यह भारत सरकार द्वारा भूमि हड़पने का एक बड़ा षड्यंत्र भी है। पिछले 10 सालों में जब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सत्ता में आई है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर लगातार हमला कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने बार बार कहा कि शासन के तहत संवैधानिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है। एक तरफ भाजपा खुद को अल्पसंख्यक हितैषी बताती है, लेकिन भारत की संसद के भीतर एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इससे जाहिर है कि कितना बड़ा हितैषी है। आज इनकी नजर समाज के एक अल्पसंख्यक समुदाय के जमीन पर है, कल इनकी नजर अन्य अल्पसंख्यकों की जमीन पर भी जाएगी। आप देखेंगे तो बोधगया के जो ट्रस्ट, जो बौद्ध मंदिर के जो ट्रस्ट हैं, उसमें बहुमत गैर बौद्ध धर्म से जुड़े लोग नहीं हैं, उसमें दूसरे धर्म के लोगों का बहुमत है। उसी तरह से इसमें भी ये लोग लागू करना चाहते हैं। एक समय आएगा कि मंदिरों की भी जमीन और उनके धन को भी कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा। तो अपना काम करो। मैं बात तो अपना काम करो। इस टोका टोकी हो रहा महोदय, इस विधेयक के द्वारा राज्य को मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों पर अधिक विवेकाधीन शक्ति मिल जाएगी। पहले से ही मुस्लिम धार्मिक संपत्तियां अन्य किसी भी धर्म की संपत्ति की तुलना में कहीं अधिक विनियमित है, किसी भी हिंदू, ईसाई आदि को संपत्ति से कहीं ज्यादा। यह विधेयक मुअत्तलियों के कुछ कुशल नहीं बनाएगा, क्योंकि इस विधेयक ने मुअत्तलियों की शक्ति को कम कर देता है। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 धारा 3A, 3B, 3C को सम्मिलित करके वक्फ निर्माण के लिए अचानक से नई शर्तें लेकर आया है। विधेयक का खंड 15 सीओ की नियुक्ति या उसके कार्यकाल से संबंधित धारा 23 में भी संशोधन की बात करता है। संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने का यह अगला कदम है। संस्थानों और तटस्थ नौकरशाही के प्रतिबद्ध नौकरशाही में बदलकर और संविधान को बुलडोज किया जा रहा है। यह विधेयक संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। भाजपा सब कुछ अपने अधीन करना चाहती है, इसलिए इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है।
लोकतंत्र में भाजपा को कोई विश्वास नहीं। इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने बार बार कहा कि संविधान खतरे में है और इस सरकार के हर नए विधेयक से यह बात सच होती चली आ रही है। आजादी के बाद से ही देश धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर चलने की कोशिश करता रहा है, जहां सभी धर्मों के समान अधिकार और सम्मान मिले हैं। लेकिन हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं कि बहुसंख्यकवादी राजनीति और जनमानस को विभाजित करने वाली शक्तियां इस संतुलन को तोड़ने में लगी है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 इसी कड़ी का नवीनतम उदाहरण है, जिसमें न सिर्फ अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को आहत करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि संविधान के मौलिक सिद्धांतों को भी चुनौती दिया जा रहा है। मैं सांसद भाजपा के सांसद रविशंकर सिन्हा के द्वारा कहा गया कि वक्फ की जो कमेटियां बनेंगी उसमें महिलाओं के लिए भी आरक्षण होगा, पिछड़ों के लिए भी आरक्षण होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं इसी सदन के माध्यम से, राम मंदिर के ट्रस्ट का जब निर्माण हो रहा था उस समय महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, उसमें पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? ऐसा सवाल है। जो बहुसंख्यक समाज जब अपने लिए कानून बनाता है तो उसके नियम अलग बना दिए जाते हैं, और अल्पसंख्यकों के हिसाब से जब कानून बनाते हैं तो उसके लिए अलग नियम बना दिए जाते हैं। 6.5 लाख गांव है इस देश में, 8.5 लाख वक्फ प्रॉपर्टी की बात की जा रही है इस देश में, 6.5 लाख गांव है इस गांव में। हर गांव में, बहुसंख्यक गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं जो मदरसे के लिए अपने जमीन छोड़े हैं, जो उन्होंने अपने कब्रिस्तान के लिए जमीन छोड़े हैं। क्या वो 8.5 लाख जमीन के बाहर के हैं? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आज एक आमदनी की भी बात की जा रही है कि अब क्या ये कब्रिस्तान आमदनी के जरिया बनेंगे, क्या मदरसे आमदनी के जरिया बनेंगे, क्या अनाथालय आमदनी के जरिया बनेंगे? ऐसी उम्मीद भारत का संविधान और कानून नहीं। के सुधाकरण जी के सुधाकरण जी नहीं है। के सुधाकरण जी, के राधाकृष्णन जी, ऑनरेबल मेंबर के राधाकृष्णन जी। Thank you, Speaker Sir, for allowing me to speak in the Waqf Bill 2025. Sir, I oppose the bill on behalf of Communist Party of India Marxist. Sir, ഈ ബില്ല് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനായ ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്, ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ വനിതകൾക്ക് വേണ്ടിയുമാണെന്നാണ്. പാവപ്പെട്ടവർക്കോ കുട്ടികൾക്കോ വനിതകൾക്കോ വേണ്ടിയല്ല ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്ന സർക്കാരിന് തന്നെ നല്ലപോലെ അറിയാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പകരം തെറ്റായ സമീപനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ശ്രമമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനതയെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആ യാഥാർത്ഥ്യം പറയാതെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെയും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെയും അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയാം. സർ, ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൈനോറിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് അത് ഓരോ വർഷവും കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയോ പുരോഗതിയല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ തകർച്ച തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബില്ലിനെ പ്രധാനമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് എതിർക്കാൻ കാരണം. സാർ, ഈ ബില്ല് വഖഫ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സ്വയംഭരണത്തിന് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനമാണ്.
ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള ലംഘനമാണ്. വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രീകരിക്കാനും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ അതിക്രമിച്ച് കടക്കുന്നതിന്റെ അപകടകരമായ കീഴ്വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ബിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സർ, എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 26 ഇവിടെ അത് ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ്. സർ, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് അവരുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ടാകും. അത് നിഷേധിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. വഖഫ് ബോർഡുകളിലെ അമുസ്ലിമുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മതപരമായ സ്വയംഭരണത്തിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള കടന്നാക്രമണമാണ്. സാർ, ഇത് മറ്റ് സമൂഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മതങ്ങളോട് ഈ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകും. സർ, ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. പ്ലീസ് ഗിവ് മി. സർ, ഞാനൊരു ഒറ്റ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. സർ, കേരളത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ, ഒരിക്കൽ ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡിലെ മെമ്പറുടെ പേര് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പേര് വന്നതിന്റെ പേരിലാണ് അത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ കലാപം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായി. അതായത് ഹിന്ദു ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് 1987 ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വലിയ സമരം അന്നാണ് അവിടെ നടത്തിയത്. സർ, 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 പ്ലീസ് ബഹുമാനായ മിനിസ്റ്റർ. അറിയാം. Sir, please conclude. Let me complete. Please conclude. Within 30 seconds you complete, please. 30 seconds. Sir, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഓരോ മതവിഭാഗത്തിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ഈ ശ്രമത്തിനെതിരായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട് ആകെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. സാർ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. അതായത് ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം. സാർ, നമുക്കറിയാം ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയെ എങ്ങനെയാണ് ഫാസിസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അന്ന് ആ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഫാസിസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കവി മാർട്ടിൻ ലിയോൺ മുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന ആ കവി പിന്നീട് പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹത്തിന് വിലാപകാവ്യമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അവർ ആദ്യം വന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ തെരഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ തെരഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ അതിനെ എതിർത്തില്ല, കാരണം ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല. രണ്ടാമത് അവർ വന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ അന്വേഷിച്ചാണ്. സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ അന്വേഷിച്ചാണ് വന്നത്. അപ്പോഴും ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല, കാരണം ഞാനൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് അവർ വന്നത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളെ അന്വേഷിച്ചാണ് വന്നത്. അപ്പോഴും ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല, കാരണം ഞാനൊരു ട്രേഡ് യൂണിയനിസ്റ്റ് അല്ല. പിന്നീട് അവർ അന്വേഷിച്ച് വന്നത് ജൂതന്മാരെ അന്വേഷിച്ചാണ്. അപ്പോഴും ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ല, കാരണം ഞാനൊരു ജൂതനായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവസാനം അവർ വന്നത് എൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്, എന്നെ അന്വേഷിച്ചാണ് വന്നത്. അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർക്ക് ഭാവിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മുൻകരുതലെടുക്കാൻ കഴിയണം എന്ന്. He mentioned your name. Sir, I definitely do want to keep the decorum of the House and also the position that I am in. But unnecessarily, my name was taken to rake up a certain situation which is worming in the state of Kerala. Right. I will tell you, these people in the Assembly of Kerala have passed a resolution. Tomorrow, after the Rajya Sabha decision, that resolution is going to be drowned in the Arabian Sea. You just wait for this episode.
It is happening. The Okay. people of Kerala. Okay. Sir, Thank you. I cannot yield. I cannot. I will not yield. I Thank will you. not yield. Thank you. No. Please. No. Honorable Member Sri K.C. Venugopal ji. K.C. Venugopal ji, please. 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 Please be seated. Honorable Member, please be seated. Please, please. Gopi ji, please. Please. Gopi ji, please. Please be seated. Asauddin ji, please. Please. Please, please. माननीय सदस्य से किसी को कैसी Thank वेणुगोपाल you, जी। Honorable Chairman, for giving me an opportunity to speak on one of the important piece of legislation brought by the government. Before starting about the bill, sir, I would like to put on record the allegation made by Honorable Anurag Thakur against Honorable Congress President Mallikarjun Kharge ji, the topest leader of this country, who came from the painful grassroots level experience, who suffered a lot being a marginalized society. The way in which the attack has given to Congress President Mallikarjuna Kharge ji is not at all acceptable, sir. Sir, I'm telling you, he quoted some records. If he can show that Honorable Congress President having a possession of any of such illegal land from the Waqf, I'm challenging him. Yes. If you can show that. They were completely misleading and trying to malign the topest personality, that too coming from a grassroots level Honorable Venugopal social ji, worker. already his, Yeah, every time these people used to do it, attack Kharge ji. Every time used to attack Kharge ji. His word already So they deleted. didn't like. They Please, didn't come to the like bill, that please. people. Anurag ji, you may have your own mindset. You may have your own mindset, which is run by your party. You may have. But don't attack. Don't insult. Don't use allegation for narrow political motives. Sir, this coming to the bill, sir, I thought that in this, sir, I thought, sir, you have to protect me, sir. Sir, I thought that in the introduction of this bill also, I have spoken. In this house, we are all came as a representative of the people. The great country, Bharat, being the member of parliament of our great country, we are representing our people to demonstrate, to debate on the issue related to peoples. I expect that so many legislation are coming in during this period. I expect that legislation last so many years, our farmers are in the street. They are asking for doubling MSP, of legal guarantee for doubling MSP. The bill is not coming. The youngsters of this country, they are totally unemployed. They are in despair. Therefore, the country expecting something, legislation to change, the drastic change for the youth of this country, not coming. The legislation, piece of legislation